आप सभी को स्वागत है हमारे वेद माता गुरुकुलम में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे देशी रियासतों का भारत में विलय। देशी रियासत यानी कि आज़ादी से पहले जो भारत का अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था उनका सभी एकीकरण किया गया। तो वह किस प्रकार से एकीकरण किया गया, उसका क्या अनुच्छेद है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि रियासतों का भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन, कि सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे उनका नेतृत्व किया बहुत अहम माना जाता है कि रियासतों को एकजुट में करने के लिए। ठीक है, रियासती मंत्रालय का गठन किया गया जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया। तथा साथ में वहीं जूनागढ़ रियासत जो था, तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। ये तीन ज़्यादा बड़ा रियासतें थी जो इनको मिलाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया गया। जैसे कि जूनागढ़ रियासत था उनको वहाँ पे जनमत संग्रह कराया तथा वहीं हैदराबाद का जो रियासत है उसमें पुलिस कार्रवाई के अनुसार से वहाँ उसे भारत में विलय किया गया। तथा साथ ही साथ में जो बड़े रियासत थे जिसे जम्मू कश्मीर के नाम से भी जो जाने जाते हैं, वहाँ पर क्या है, विलय पत्र हुआ जो हरि सिंह पहले जो राजा था उसी के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। इसके बाद उसे भारत में मिला लिया गया। ठीक है, और वहीं बात करते हैं कि नोट ध्यान रखने की बात है कि देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन ने वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये देखते हैं कि संघ और उनका राज्य क्षेत्र क्या है और कहाँ तक उसकी हो सकती है। तो ये क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। यहाँ पर जितने भी अलग अलग रियासत थे उन सभी को क्या किया, राज्यों के रूप में दर्जा दिया गया, जिसको जिस प्रकार से दिया जाना चाहिए। तो भारत जो सो राज्यों का संघ है जिसमें समप्रति 28 राज्य एवं 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। ठीक है, जो दादर और नगर हवेली जो है, दमन और दीव, ये दोनों का विलय हुआ। उसके विलय के पश्चात में इसका राजधानी जो है सो दमन है ना। अब अनुच्छेद में के बात करते हैं, अनुच्छेद के अनुसार से किस प्रकार के राज्य को जो संघ है उनका अनुच्छेद में क्या वर्णित किया गया है उसके बारे में जानते हैं। तो क्या है कि अनुच्छेद के पहला पॉइंट क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहले अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। यानी जो अनुसूचित वन है, जो अनुच्छेद जो वन है, अनुसूची वन है, उसमें जिस प्रकार के राज्य का जो भी किसी राज्य है उसका राज्य क्षेत्र यानी कि वह क्षेत्र कितना तक उस राज्य के अंतर्गत आएंगे उनका जो निर्दिष्ट किया गया है वो अनुसूची में पहले दर्शाया गया है, वही होंगे। ठीक है, तीसरा क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्रों में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। कि भारत में जो राज्य क्षेत्र अर्जित किया गया है उसको भी इसमें क्या करता है, मिलाया जा सकता है। इसका अर्थात है कि जो भी रियासतें को मिलाया गया है, भारत में मिलाया गया है, तो उनको जिस राज्य में अगर मिलाने हो तो उस राज्य में उसको क्या कर सकते हैं, मिला करके बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अब अनुच्छेद दो क्या कहता है, अनुच्छेद दूसरा कि भारत की संसद का विधि द्वारा ऐसे निबंधनों का और शर्तों पर जो ठीक उसी समझे संघ के नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि जिस प्रकार से इसका निबंधन अच्छा लगे, जो भी निबंधन इनके लिए अच्छा था, तथा उसके जो राज्य में जो स्थापना दी वो किस प्रकार से किया गया उसकी शक्ति के अनुसार से उसका प्रदान किया गया था। और तीसरा अनुच्छेद क्या है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, नए राज्य का जो निर्माण होगा तथा जो अभी वर्तमान में जो राज्य हो थे उनका जो क्षेत्र है, उनका सीमाएँ हैं, उनके नामों का परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। मतलब किसी भी क्षेत्र को, किसी भी राज्य का यदि बंटवारा करना हो यानी उसका सीमा निर्धारण करना है, पुनः सीमा निर्धारण करना होता हो तो उनके लिए क्या करते हैं, अनुच्छेद 3 में उसका विवरण दिया गया है। ठीक है, अब भारतीय संविधान के भाग, जो भारतीय संविधान है उसमें कितने भाग हैं, तो भारतीय संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र, पहला भाग है संघ और राज्य क्षेत्र जो 1 से 4 के बीच में, अनुच्छेद 1 से 4 के रूप में दर्शाया गया है। और नागरिकता जो है सो अहम मुद्दा है। किसी भी राज्य को, किसी भी देश को सही रूप से चलाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, नागरिक होगा जिसका उनका नागरिकता होना चाहिए। नागरिकता में उन्हें क्या क्या नागरिकता मिलना है, क्या क्या कैसे नागरिकता उसको प्राप्त होगी, उसके लिए जो अनुच्छेद है वो 5 से 11 के बीच में दर्शाया गया है। ठीक है, संविधान में। तीसरा है कि अधिकार, जब नागरिक होंगे उनके क्या क्या अधिकार होंगे, तो उनको अधिकारों को जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 12 से 35 के
अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है, जितने भी अधिकार हैं। तो चौथा क्या है कि नीति निर्देशक तत्व जो भी निर्णय करते हैं उनको जो दर्शाया गया है वह 36 से 51 के अनुच्छेद में दर्शाया गया है। पाँचवा क्या है, पाँचवा का कार्य जो सो मूल कर्तव्य, यानी कि जो भी नागरिक है उनका कर्तव्य क्या होंगे, तो उसको दर्शाया गया है 51 ये में। किसमें? 51 ये में। ठीक है। अगला क्या है कि भाग और अनुच्छेद में, जैसे कि शिक्षा अनुच्छेद भाग क्या है कि संघ है, तो संघ से रिलेटेड जो भी चीज़ें दर्शाया गया है वह 52 और से 151 के बीच में अनुच्छेद में दर्शाया गया है। सातवां है कि राज्य, तो राज्य से संबंधित राज्य की सीमाएं कहाँ तक होगी, साधनें हैं उन सभी का उपयोग किसी प्रकार से होगी, वहाँ की सरकारें क्या होंगी, किस टाइप पे वहाँ शासन व्यवस्था स्थापित होंगी, उसके बारे में जानकारी जो सो 152 से 237 के बीच में दर्शाया गया है अनुच्छेद में, है ना। फिर पहली अनुसूची के भाग खाका राज्य जो है सो वो किस में दर्शाया गया है, तो 238 निश्चित है ना। संघ राज्य क्षेत्र, यानी संघ का जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है, वह अनुच्छेद 239 से 242 में दर्शाया गया है। पंचायतें, यानी कि राज्य के जो पंचायतें होंगी उनकी क्या नियम कानूनें होंगी, तो उनके बारे में 243 का से ना तक दर्शाया गया है। फिर की जो नगर पालिकाएँ होगी उसके बारे में जो है सो अनुच्छेद 243 ता से 6 तक दर्शाया गया है। सहकारी समितियाँ जो होगी बनाई जाती है किसी, उनको 243 या और ना से दर्शाया गया है, उसमें दर्शाया गया है। अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि कौन सा जनजाति अनुसूचित क्षेत्र में रहेंगी, अथवा जनजातियों के कौन सा क्षेत्र होगा, उनके बारे में क्या अधिकारें होंगी, इन सब को दर्शाया गया है 244 और 244 ये में दर्शाया गया है। ठीक है। संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध होंगे वो किस प्रकार से होंगे, क्या संबंध में क्या क्या काम कर सकते हैं, मिलकर क्या काम होगा, राज्य का क्या उपस्थिति होगी उसमें, तो इनके बारे में जो 245 से 263 अनुच्छेद में दर्शाया गया है। ठीक है। फिर वित्त संपत्ति संविदाएँ व वाद ये सब के बीच में दर्शाया गया है वो 264 से 300 ये तक ये सब दर्शाए गए हैं। इन सभी अनुच्छेदों में इनका वर्णन मिलता है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या है कि आगे कि भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, जो व्यापार होंगी उनको वाणिज्य किस प्रकार से किया जाएगा, ये सब जो सो 301 से 307 तक के बीच में दर्शाया गया है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन कौन कौन सी सेवाएं होंगी, वो 308 अनुच्छेद 308 से 327 तक के बीच में दर्शाया गया है। अधिकरण में क्या, कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध, कभी कभी विशेष दर्जा दिया जाता है ना कुछ वर्गों को, उसके लिए जो है 330 से 342 अनुच्छेद तक दर्शाया गया है। फिर राजभाषा क्या होगा, उसमें किसी का कौन सी भाषा दिया जाएगा, तो ये किसी राज्य का जो राजभाषा होगी उसकी क्या महत्व होगी, उसकी कितने अधिकार होंगे, इन सब के बारे में दर्शाया गया है। जो अनुच्छेद है वो 343 से 351 तक के बीच में दर्शाया गया है। अगला क्या है कि आपात उपबंध, किसी आपातकालीन जब कोई भी परिस्थिति होती है किसी राज्य या संघ पर, तो उसका जो दर्शाया गया है वो 352 से 360 के अनुच्छेद के बीच में। फिर प्रकीर्णन के बारे में दर्शाया गया है, तो 361 से 367 अनुच्छेद के बीच में दर्शाया गया है। संविधान संशोधन का जो नियम है वो कब संविधान संशोधन कर सकते हैं, किस रूप से कर सकते हैं, उनके बारे में अनुच्छेद नंबर 368 में दर्शाया है। अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, ये जो है सो इनके बारे में जो अनुच्छेद 369 से 392 के बीच में दर्शाया है। फिर संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निरस्त, ये सब के बारे में 393 से 395 अनुच्छेद में दर्शाया गया है। इन सब को क्या करना है, एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इन सबको अनुच्छेद के साथ में सबको याद कर लेना है। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।